अंग्रेजी दुनिया की सबसे आसान भाषा है। जी हाँ दोस्तों, ब्रजेश सिंह पायनियर की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अंग्रेजी भाषा के सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक टाइम एंड टेंस को सीखने वाले हैं। अनुवाद एक कला है। हम हिंदी अथवा अन्य किसी भाषा से यदि अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं तो हमें इस कला को सीखना ही होता है और यह बेहद सरल है। जी हाँ, इस लेसन का नाम है दोस्तों टाइम एंड टेंस। इसे हम समय और काल कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि समय क्या होता है और काल क्या होता है? कुछ लोगों को दोनों में कोई अंतर नहीं समझ में आता है, लेकिन यहां हम यह रेखांकित करना चाहेंगे कि यदि आप समय को नहीं जान सके तो फिर काल को समझना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले मैं समय के बारे में बताऊं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने यहां लिख रखा है, समय एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई न दे, जिसे क्रियाओं के अध्ययन के लिए 3 कालों में बांटा गया है। अर्थात समय को क्रियाओं के अध्ययन के लिए हमने 3 कालों में बांटा है। जब इंसान इस कायनात में आता है और जब प्री प्राइमेटिव एज यानी पूरा पाषाण काल से शुरुआत करता है, वहां से और आज तक के इस लाखों वर्षों के सफर में जब इंसान में चेतना हुई, जब इंसान ने भाषाओं का निर्माण करना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले जो महत्वपूर्ण काम किया वो समय को 3 कालों में बांटा। पहला वर्तमान काल यानी आज, जिसमें हम अभी, जैसे आज हम आपको अंग्रेजी सिखा रहे हैं, आप मेरे वीडियोस के थ्रू आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो ये क्रिया वर्तमान में हो रही है। आज के पहले यानी कि भूत यानी अतीत में जो क्रियाएं हो चुकी हैं उनका अध्ययन करने के लिए समय के एक खास टुकड़े को पास्ट बोला गया। और हमारी बाद यानी आज के बाद भी बहुत सारी क्रियाएं इस धरती पर होती रहेंगी। उनका अध्ययन करने के लिए हम इंसानों ने समय के जिस टुकड़े को चिन्हित किया उसे भविष्य काल कहते हैं। हम इसे अन्य भाषाओं में जब जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ, उर्दू भाषा आई तो अंग्रेजी आई, ठीक इस क्रम में जब अंग्रेजी आई तो इसी वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को पास्ट टेंस और भविष्य काल को फ्यूचर टेंस नाम दिया गया। दोस्तों, इन्हें पहचानने के लिए जैसे एक वैद्य हमारी नब्ज को टटोल के हमारे अंदर की समस्याओं को डायग्नोज कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, ठीक उसी तरह से हम किसी वाक्य का काल जानने के लिए सबसे पहले जो प्राइमा फेसाई होता है वो होता है उनके अंत में दिए हुए शब्दों को देखें। अगर वाक्य के अंत में है, हूं, हो में से कोई एक दिखाई दे तो आप उसे वर्तमान काल का वाक्य समझिएगा। दूसरा, यदि वाक्य के अंत में था, थी में से कोई एक शब्द आया हो तो उसे आप भूतकाल का वाक्य कहेंगे। और यदि गा, गे, गी में से कोई एक आया हो तो उसे आप फ्यूचर टेंस का वाक्य समझेंगे। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी पर। इन तीनों टेंस को हम क्रियाओं के अध्ययन के लिए अलग अलग भागों में बांटे हुए हैं और इन तीनों में क्रियाओं के निम्न 4 रूपों का अध्ययन किया जाता है। इन रूपों को हम पहले परिचित आपको कराते हैं। सबसे पहला रूप होता है इंडेफिनिट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वर्ब की अनिश्चित रूप, वर्ब का अनिश्चित रूप। दूसरा रूप होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का यानी क्रिया का लगातार या
शाश्वत या निरंतर रूप। इसे हम इम्परफेक्ट, अपूर्ण काल भी कहते हैं, गौर करेंगे। और तीसरा होता है वर्ब का परफेक्ट फॉर्म, यानी कि पूर्ण रूप। वे वाक्य जिसमें क्रिया का पूरा होना दर्शाया जाए उनको हम परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हम पूर्ण निरंतर काल पाते हैं, यानी इसे पूर्ण निरंतर या पूर्ण लगातार काल कहते हैं। इसमें क्रिया का कुछ हिस्सा पूरा हो चुका होता है और कुछ अभी जारी रहता है। इन चारों को हम 4 उदाहरण से पहले समझने की कोशिश करते हैं। इनडिफिनिट फॉर्म यानी क्रिया का अनिश्चित रूप कौन सा होता है, किसे कहते हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों कि मैं अंग्रेजी सिखाता हूं। आमतौर पे मैं अंग्रेजी सिखाता हूं, इसे हम वर्तमान काल का अनिश्चित रूप कहेंगे। जैसे सिखाने की क्रिया कब से हो रही है, कब तक होगी, ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं कर रहा है ये वाक्य, इसलिए इसे हम इनडिफिनिट फॉर्म कहते हैं। जबकि दूसरे वाक्य में देखें, मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूं, यानी मेरे द्वारा आपको अंग्रेजी सिखाने की क्रिया वर्तमान में चल रही है। इट्स स्टिल कंटिन्यूअस, नॉट डन, नॉट येट डन, ये अभी पूरी नहीं हुई है। ओके। तीसरा, मैं अंग्रेजी सिखा चुका हूं। मैं अंग्रेजी सिखा चुका हूं, इसका मतलब मेरे द्वारा अंग्रेजी को सिखाने की क्रिया पूरी हो चुकी है। मेरे द्वारा अंग्रेजी को सिखाने की क्रिया पूरी हो चुकी है। चौथा वाक्य है दोस्तों, मैं 15 वर्षों से अंग्रेजी सिखा रहा हूं। मैं 15 वर्षों से अंग्रेजी सिखा रहा हूं, अर्थात मेरे द्वारा अंग्रेजी को सिखाने की क्रिया 15 वर्षों से चल रही है, जिसमें कुछ हिस्सा तो इसका। तो दोस्तों इसके बाद हम आते हैं टेंस के निम्न 4 जो पार्ट आपको बताए, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनके एक एक पार्ट का डिटेल अध्ययन करना होता है। यहाँ एक खास बात आपको बता दें कि ये इस तरह से आपने देखा, ये जो तीनों टेंस है और इनके 4 पार्ट होते हैं प्रत्येक टेंस में, यानी प्रत्येक का इंडिफिनिट होगा, प्रत्येक का कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रत्येक का परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। टोटल क्रिया के 12 रूप यहाँ पे आपको अध्ययन करना है। दूसरी बात, हम टेंस का अध्ययन सेंटेंस में करते हैं और सेंटेंस में 5 प्रकार के सेंटेंस हम प्रयोग में जनरली लाते हैं। इसे आपको ध्यान से देखना है, यहाँ बोर्ड पे काफी स्पष्ट लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस जो हम दैनिक जीवन में लिखते पढ़ते बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक अथवा स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें हम किसी तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं एज इट इज। जैसे मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी सिखाता हूं, मतलब मैं ये बात स्वीकार कर रहा हूं कि मैं अंग्रेजी सिखाता हूं। दूसरा वाक्य है दोस्तों निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। हमें जीवन में, व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना पड़ता है जब हमें तथ्यों को इनकार करना होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी नहीं सिखाता हूं, यहां पे मैं इनकार कर रहा हूं, स्वीकार नहीं कर रहा हूं, इसलिए इनको निषेधात्मक वाक्य अथवा नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आते हैं, बोलचाल में आपको सबसे ज्यादा जो प्रयोग में लाना होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं दोस्तों? आमतौर पे तो ये 2 प्रकार के बताए जाते हैं, एक जो क्या से शुरू होते हैं और दूसरे जिनके बीच में कोई WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। जैसे देखिए, क्या मैं अंग्रेजी सिखाता हूं, एक तो यहाँ पे क्या आया और दूसरा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। ओके, तो इसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। दूसरी तरफ अगर हम ये कहें कि मैं अंग्रेजी किसे सिखाता हूं, मैं अंग्रेजी कहां सिखाता हूं या कब सिखाता हूं, तो ऐसे वाक्य को भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही कहेंगे।
दूसरी बात दोस्तों, चौथे नंबर का जो वाक्य हम प्रयोग में लाते हैं व्यवहारिक जीवन में, उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। एक ही वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द भी होगा और नकारात्मक शब्द भी होगा। जैसे आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सिखाता हूं? तो आप देख रहे हो क्या से शुरू किया और बीच में नहीं भी आ रहा है, तो इसे हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव के वाक्य कहेंगे। इसका एक दूसरा रूप भी हो सकता है कि मैं अंग्रेजी क्यों नहीं सिखाता हूं। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं, यानी इंट्रोगेटिव टर्म क्यों और नहीं निगेटिव टर्म, दोनों एक साथ वाक्य के मध्य में भी प्रयोग हो सकते हैं। पांचवा वाक्य जो बोलचाल में, आमतौर पे जनरल ग्रामर में ट्रांसलेशन पढ़ाते समय ये नहीं बताते लोग, लेकिन ये बोलचाल में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। इसे हम इंट्रोगेटिव कम निगेटिव या फिर टैग वाले वाक्य या क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, नाम कोई भी हो, हमें अर्थ से मतलब होना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव कम निगेटिव को हिंदी में हम अर्ध प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहेंगे, यानी कि वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक भाव भी हो और नकारात्मक भाव भी हो। गौर करेंगे, जैसे मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी सिखाता हूं ना, हूं न, इसमें कोई इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं आया है, बट प्रश्न बन रहा है, और इसमें निगेटिव वर्ड न आया है लेकिन निगेटिव नहीं है क्योंकि प्रश्न बना रहा है। यदि मैं सिखाता हूं तो जवाब होगा हाँ, यदि नहीं सिखाता हूं तो जवाब होगा ना। इस प्रकार आपने यहां ये जाना कि टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों की पहचान है, हूं, हो, था, थे, थी और गागे, गी से सामान्यतः कराया जाता है। फिर इन तीनों टेंस को 4 पार्ट में बांट दिया जाता है, जिसे हम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। साथ में इन चारों के अंदर हम बोलचाल में या पढ़ लिखते समय 5 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जिसे क्रमशः अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव कम निगेटिव कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों हम इनके एक एक पार्ट के अध्ययन पे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं और इनके वाक्यों का अनुवाद कैसे होता है, आइए हम एक एक कर इसे समझेंगे। यहाँ एक बात बीच में मैं आपको फिर रेखांकित कर दूं, चाहे आप यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, 10th के, 12th के, अथवा अंग्रेजी को बोलने के उद्देश्य से सीखना चाहते हो, आपको एक बात जहन में बिठा ही लेना है कि अनुवाद सीखना है तो अनुवाद का जो बेहतरीन लेसन है वो है टाइम एंड टेंस। यूं समझिए कि 50% जो जिम्मेदारी होती है वो इसी चैप्टर के कंधों पे होती है, बाकी 50% जिम्मेदारी में सारे लेसन्स, सारी जिम्मेदारी बांटते हैं। तो इस लेसन का अगर विधिपूर्वक आपने अध्ययन किया और इसमें अपने आप को पारंगत कर लिया तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको अंग्रेजी सीखने में कोई प्रॉब्लम होगी। यहां पर एक बात रेखांकित करना चाहेंगे कि अनुवाद बेहद सरल होता है। इसे हम सिस्टमेटिक सीखना अगर शुरू करें तो कुछ ही दिनों में आप आसानी से अंग्रेजी को लिखना, पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। आइए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम प्रेजेंट टेंस से, और जिसके अंतर्गत हमें 4 फॉर्म पढ़ना है। पहला फॉर्म है इंडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट टेंस, अब इनडेफिनिट टेंस में हम सबसे पहले प्रयोग करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या किसी अन्य टेंस का है। तो इसके लिए हम आपको ये बताएंगे कि आमतौर पे जिन हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, मैंने पहले भी लिखा था, एक बार फिर बता दें, ता है, ती है, ते है आदि आया हो, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं।
सामान्यतः उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य समझना। ट्रेडिशनल ग्रामर में दोस्तों यही पहचान बताई जाती है। लेकिन यहाँ एक और बात मैं आपको बताऊं कि पायनियर के अंतर्गत आपको इंडेफिनिट टेंस या टेंस के किसी भी रूप का आधुनिक स्वरूप भी दिखाया और सिखाया जाता है। यानी इंडेफिनिट टेंस सिर्फ इतना नहीं होता है। तो हम पहले आपको ट्रेडिशनल रूल बताएंगे और उसके बाद हम इंडेफिनिट टेंस से जुड़े सभी मॉडर्न 1 दर्जन रूल को भी सिखाने वाले हैं, जो सामान्यतः अन्य जगहों पे आपको जनरली नहीं मिलता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक एक करके हम लोग एक एक टेंस पर एक एक वीडियोस आपको देते चलेंगे और आप सिर्फ 30 मिनट का समय निकाल के प्रतिदिन शाम को या सुबह व्हेनेवर यू गेट टाइम आप इन वीडियोस के थ्रू स्टडी करते रहिए। और इन केस जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो बेहिचक पूछना जारी रखिए। पूछना सीखने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। तो आइए देखते हैं कि सामान्य पढ़ाई में बताया जाता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आए हों, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य कहते हैं। पहला जो सेंटेंस होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अभी हमने आपको बताया भी था अफर्मेटिव से के पैटर्न का। हम एग्जांपल लेते हैं जैसे मैंने वो एग्जांपल आपको दिया था, हम वहीं से शुरुआत करते हैं कि मैं अंग्रेजी सिखाता हूं। तो आप देखेंगे दोस्तों, मैं अंग्रेजी सिखाता हूं। उम्मीद है आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो मैं अंग्रेजी सिखाता हूं। दूसरा मैं कहूं कि वह गीत गाती है। और तीसरा, आप लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो बेसिक पहचान हमारी ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ने पढ़ाने के सिस्टम का है वो यहां दिख रहा है। सिखाता हूं यानी क्रिया के अंत में ता हूं दिख रहा है, गाती है फिर ती है देख, और फिर बोलते हैं यहां ते है आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब इनके अनुवाद के लिए हमें एक पैटर्न की जरूरत होती है। इसे हम रूल भी कह सकते हैं। दुनिया जिस पैटर्न का प्रयोग करके अंग्रेजी को लिखती है, बोलती है, हम उस पैटर्न को कुछ इस रूप में आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जो भी वाक्य दिया हो उसका सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की 5th फॉर्म। और यहां ध्यान रखना है, इसी 5th फॉर्म को ग्रामर की भाषा में यस या ईएस फॉर्म भी कहते हैं। देन ऑब्लिक का मार्क करके मैंने लिखा मेन वर्ब की 1st फॉर्म और देन कम्स ऑब्जेक्ट। बस इसी छोटे से फार्मूले से आप इंडेफिनिट के सवाल को जीवन भर के लिए अपना बना लेते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कई बार अपने वीडियोस में बताया कि अंग्रेजी दुनिया की सबसे आसान भाषा है। बस जरूरत है इसे सही मार्गदर्शन में थोड़ा सा लगन के साथ सीखने की। यह 1 लाइनर रूल पे आधारित होती है, अर्थात इसमें गणित, विज्ञान आदि की तरह बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं दोस्तों। ये सारे सवाल 1 से 2 लाइन के होते हैं और फार्मूला तो 1 लाइन से अधिक का आज तक मेरे को नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं। अब बात आती है इसमें थोड़ा सा अंदर चलने की कि सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी डूअर या एजेंट भी इसे कहते हैं। ये एजेंट किसका होता है? क्रिया का एजेंट होता है। पिछले वीडियोस में मैंने बताया कि क्रिया के 5 रूप होते हैं। इन 5 रूपों को अब आप निश्चित रूप से 10-10, 20-20 करके याद कर लीजिए, क्योंकि ट्रांसलेशन के इस चैप्टर में अब आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये 5 रूप होते हैं। वैसे तो बेसिकली कई टीचर्स ये बताते हैं कि क्रिया के 3 ही रूप होते हैं, ठीक है। चौथे और 5वें को वो आईएनजी जोड़ना और यस या यस जोड़कर बनाया गया कहते हैं, लेकिन अपना अपना तरीका है, वो भी अपनी जगह सही है और आप भी सही हैं। क्रिया के 5 रूप में जो 5वां रूप होता है जिसे हम यस या ईएस कहते हैं, इसके प्रयोग संबंधित 2 बातों को आपको ध्यान रखना होगा। यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है दोस्तों, यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है अर्थात ही, सी, इट या कोई नेम है, नेमिंग नाउन है, तो उनके साथ क्रिया के अंत में यस या ईएस जोड़ने की बात कही जाती है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे।
जैसे हम बताएं कि वह गीत गाती है, यह सिंगुलर है, तो इस वाले वाक्य की क्रिया में आप यस या यस जोड़ेंगे। और आप लोग अंग्रेजी बोलते हैं, ये कई लोगों की बात हो रही है, तो ये प्लूरल है, इसमें आप यस या यस नहीं जोड़ते हैं। दूसरी चीज, अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर किस क्रिया के अंत में यस जोड़ेंगे और किस में ईएस जोड़ेंगे। तो एक कॉमन सा फॉर्मूला है दोस्तों, जिन क्रियाओं के अंत में ओ आया हो, ठीक है, यस आया हो या फिर डबल यस आया हो, सी एच आया हो या फिर एक्स आदि आए हो, इन लेटर्स के होने पे हम उन क्रियाओं के अंत में ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल में देखिए, गो, अगर हमें इसका रूप जोड़ना है तो हम गोज करते हैं, ईएस जोड़ते हैं, न कि जीओ यस करेंगे। गौर करिएगा, इट विल बी रॉन्ग पैटर्न। इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसे आप मेमोराइज कर लेंगे, दिमाग में प्लेस कर लेंगे और इस फार्मूले का। बाकी जिनमें ये पांचों नहीं हो उनके आखिर में आप केवल यस जोड़ते हैं। जैसे देखिए रीड्स, देखा आपने, यहां पे आपने रीड्स का प्रयोग किया, कम है, ऑलरेडी ई आया है, इसमें केवल एस जोड़ेंगे। रीड्स मने पढ़ना, कम मने आना, इस प्रकार केवल एस का प्रयोग आप कर रहे हैं। तो दोस्तों इस नियम से अब हम आगे बढ़ते हैं, इनका अनुवाद करते हैं। मैं अंग्रेजी सिखाता हूं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं। सब्जेक्ट कौन सा है, डूअर कौन सा है, जिसके विषय में कोई बात की गई हो या जो क्रिया को एग्जीक्यूट करता है वो डूअर होता है। सिखाने की क्रिया कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा हूं। तो मैं की अंग्रेजी जनरली यू विल हैव टू लर्न वर्ड्स, शब्द तो आप ही को तैयार करना होता है, नियम कोई नहीं सिखाएगा आपको, जिसे फॉलो करना रहेगा। तो मैं की अंग्रेजी आई और इसके बाद सिखाना यानी टीच। अब यहां ध्यान रखना है कि V5 ना प्रयोग करके V1 को डाउन करेंगे, यानी यहां पे लिखेंगे हम टीच, आई टीच। और क्या सिखाता हूं, गौर करना है कि जैसे ही आप वर्ब का प्रयोग कर लें उसके बाद पीछे से चलते हैं, जो भी वर्ड होता है उसको हम अंग्रेजी में यहां प्लेस करते हैं। तो आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सिखाता हूं। बस इतनी सी बात हो गया हिंदी से अंग्रेजी में। दोस्तों देखिए कितना आसान है। कल तक आप अंग्रेजी के घर में, हिंदी के घर में रहते थे और आपको अंग्रेजी के घर में जाना है, गृह प्रवेश करना है, तो आपको ये कुछ संस्कार हैं, यानी ये जो रूल रूपी पुल है, इस पुल से आप अंग्रेजी के घर में आसानी से जा सकते हैं। बस इसे आपके जहन में होना चाहिए, ये आपको समय पे याद आना चाहिए। दूसरा उदाहरण लेते हैं, वह गीत गाती है। तो इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट पहले फाइंड आउट करेंगे, सब्जेक्ट के नीचे सी, क्योंकि ये फेमिनिन जेंडर है, यहाँ पे गाती लिखा है इसलिए सी लिखा। अब गाना की बात करते हैं तो सिंग मैंने गाना होता है, और जैसा कि देख रहे हैं आप लास्ट में ये कॉन्सोनेंट है, इसमें हम यस जोड़ देते हैं। सी सिंग्स, क्या गाती है भाई, तो अब आप देखिए यहाँ इधर से लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आप पाएंगे, सॉरी राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं हम बैक, तो आप पाएंगे कि गीत है। तो अब गीत के लिए एक फ्रेज भी है, सिंग अ सॉन्ग, गीत गाना होता है, तो सी सिंग्स अ सॉन्ग, ऐसे आप इसका अनुवाद करेंगे। तीसरा वाक्य है, आप लोग अंग्रेजी बोलते हैं। आप लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो फिर आप लोगों की बात, यू, एक लोग हो या कई लोग हो, हम यू का ही प्रयोग करते हैं। यू बोलना की अंग्रेजी स्पीक, और क्या बोलते हैं तो इंग्लिश। बस कौन सी कठिन चीज है जो आपको इसमें न समझ में आती है या आपको बेहद कठिन लगती है, गौर करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं सीख सकते हैं, और इन्हीं चीजों को लेकर लोग तनाव में रहते हैं। बट अब यहां आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आधुनिक अंग्रेजी के कुछ नियम सिखाना चाहूंगा, इंडेफिनिट से जुड़े हुए नियम जो सामान्यतः हम लोगों को नहीं बताए जाते हैं और फिर जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उनका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। तो आइए उन नियमों को, जिसे हम पायनियर स्पेशल रूल कहते रहे हैं, अपने छात्रों को वर्षों से पढ़ाने के दौरान हम इन्हें पायनियर स्पेशल रूल कहते रहे। तो इन रूल्स को सीखते हैं कि आखिर भी कौन कौन से पैटर्न है इंडेफिनिट में, जिनमें इंडेफिनिट के रूल का प्रयोग होता है बट जनरली नहीं बताया सिखाया जाता है। तो आइए देखते हैं उन वाक्यों को, उन रूल्स को जो होते तो इंडेफिनिट के हैं लेकिन जनरली नहीं बताए जाते हैं,
छोड़ दिया जाता है। हम लोग ये इंडेफिनिट से जुड़े हुए नियम जो सामान्यतः हम लोगों को नहीं बताए जाते हैं और फिर जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उनका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। तो आइए उन नियमों को, जिसे हम पायनियर स्पेशल रूल कहते रहे हैं, अपने छात्रों को वर्षों से पढ़ाने के दौरान हम इन्हें पायनियर स्पेशल रूल कहते रहे। तो इन रूल्स को सीखते हैं कि आखिर भी कौन कौन से पैटर्न है इंडेफिनिट में, जिनमें इंडेफिनिट के रूल का प्रयोग होता है बट जनरली नहीं बताया सिखाया जाता है। तो आइए देखते हैं उन वाक्यों को, उन रूल्स को जो होते तो इंडेफिनिट के ही हैं लेकिन जनरली नहीं बताए जाते हैं, छोड़ दिया जाता है। हम लोग एक एक कर इन्हें रूल 1 देखते हैं। ये रूल 1 स्पेशल रूल है, पायनियर स्पेशल रूल। ध्यान रखिएगा, ये पायनियर स्पेशल रूल के नाम से आप नोट करेंगे। पहला नियम ये कहता है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है दिखे तभी वो इंडेफिनिट होगा। बिल्कुल नहीं। जैसे मैं कहूं कि मुझे अंग्रेजी पसंद है, मुझे अंग्रेजी पसंद है, गौर करना है, एक विषय के रूप में मुझे अंग्रेजी पसंद है। मुझे क्रिकेट पसंद है, उसे मैं पसंद हूं, मुझे तुम ना पसंद हो, ऐसा कोई भी बात कहना हो तो अब आप गौर करेंगे, अब सब भगवान पर निर्भर है। अब सबसे मतलब सब कुछ भगवान पर निर्भर है, भगवान पर निर्भर है। जरा देखिए, क्या इन वाक्यों में कहीं भी ता है, ती है, ते है दिख रहा है? एक तरफ पसंद है, दूसरी तरफ निर्भर है, ये इस तरह से आ रहे हैं। कहीं भी ता है, ती है, ते है नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट में ही, यानी कि इंडेफिनिट का जो ट्रेडिशनल रूल है उसी पर बनाया जाता है। यानी ट्रेडिशनल रूल एक बार मैं फिर आपके सामने लिखता हूं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इस नियम से चलेंगे तो मुझे अंग्रेजी पसंद है, यानी पसंद करने वाला मैं हूं अंग्रेजी को, तो फिर आई पसंद की अंग्रेजी, लाइक इंग्लिश। सिंपल, आई लाइक इंग्लिश। अच्छा, मुझे इंग्लिश नहीं पसंद है ये कहना। अभी आगे चल के हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग बताया जाएगा। तो फिर आप वहां पे कहेंगे आई डोंट लाइक इंग्लिश, आई डोंट लाइक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पसंद करता या अंग्रेजी मुझे नहीं पसंद है। अब सब कुछ भगवान पर निर्भर है। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड, सिंपली डिपेंड्स। अब यहां पर जब हम, यानी कि सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, इस रूप में हम लेके चलते हैं। तो ये पहला स्पेशल रूल हुआ। रूल नंबर 2 कहता है दोस्तों कि ऐसे वाक्य जिनमें, गौर करना है, ये खास बातें, जिनमें एक क्रिया ना हो, एक साथ दो क्रिया हो, गौर करना है। जैसे मैं कहूं कि मैं क्रिकेट खेलने स्टेडियम जाता हूं, तो ध्यान देना है आपको कि यहां पे तो जाता हूं, ता है, ती है, ते है दिख रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन यहां 2 क्रिया भी दिख रही है, एक खेलना और दूसरा जाना। तो अब इस खेलने यानी कि क्रिया के इस मूल रूप के बढ़ने से जो रेगुलर रूल है उसमें एक परिवर्तन होता है दोस्तों। जी हाँ, मैं यही आपको बताने वाला हूं कि यहां पर एक परिवर्तन ये होगा कि यहां हम टू प्लस मेन वर्ब और प्लस OW का प्रयोग करते हैं। गौर करिएगा, यहां तक हमारा तो रेगुलर रूल होता ही था। अब ये टू प्लस मेन वर्ब, जिसे हम ग्रामर की भाषा में इंफिनिटिव कहते हैं। जब भी क्रिया के पहले टू लग जाए और क्रिया के मूल रूप के पहले, तो उसे इंफिनिटिव कहा जाता है। इस नियम से मैं क्रिकेट खेलने स्टेडियम जाता हूं, तो आई गो टू स्टेडियम। पहले तो मैं ये बनाएंगे हम लोग कि मैं कहां जाता हूं, तो आई गो टू स्टेडियम, क्या करने जाता हूं। अब ये क्रिया का मूल रूप है, इसे एज इट इज लिख देना है,
टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले क्रिकेट। तो आपने देखा जिन वाक्यों में दो क्रियाएं होंगी उनमें थोड़ा सा रूल में एक तब्दीली आ रहा है, तो इसे भी अपने जहन में रखना है। अब हम आपको रूल नंबर 3 बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही। कुछ वाक्य ऐसे होंगे जिनमें क्रिया का एक साथ दो रूप दिखाई देगा, जैसे ये था, बट वो थोड़ा स्पेशल वाक्य होंगे। उसमें किसी आर्ट को यानी कि किसी कला के ज्ञान को दर्शाया गया होगा। जैसे मैं कहूं कि मुझे तैरना आता है, मुझे तैरना आता है। अब यहां पे गौर करिए, एक क्रिया ये भी है तैरना, मूल रूप दिख रहा है V1, और एक क्रिया दिख रहा है आता है, ये V5 आपका जो आमतौर पे दिखता है V5/V1 इस फॉर्म में है। लेकिन इसमें तैरना एक नेचुरल आर्ट है दोस्तों, ये सबको नहीं आता है, और मुझे पूरा यकीन है कि डूबना तो आप सबको आता होगा, लेकिन तैरना आप में से किसी किसी को आता होगा। ये किसी कला को, ये कला है और बिना सीखे आप नहीं कर सकते हैं। तो गौर करेंगे, मुझे तैरना आता है। अब इसके लिए ये जो रेगुलर हमारा इंडेफिनिट का रूल है ना, ये कुछ कम पड़ जाता है, इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, खासकर इस आर्ट को दिखाने के लिए। अब ये रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस V5 V1 तो लिखेंगे, V5 और V1 तो लिखते ही हैं, लेकिन अब यहीं से आएगा हाउ टू प्लस मेन वर्ब और प्लस OW। गौर करेंगे यहां अब फार्मूला में फिर एक बार चेंज आया। इस हिसाब से मुझे तैरना आता है तो आई नो। अब यहां ध्यान रखना है, तैरना आना, अब यहां कम नहीं लिखेंगे कि स्विमिंग कम्स टू मी, ध्यान रखना है, ऐसे नहीं, मैं जानता हूं, ये कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूं, तो आई नो हाउ टू स्विम। गौर करेंगे, आई नो हाउ टू स्विम, मुझे तैरना आता है। दूसरा, इसी वाक्य को हम दूसरे तरीके से भी अनुवाद कर सकते हैं, इसी वाक्य को। तो दोस्तों, इसी सवाल को मुझे तैरना आता है, इसी को हम एक अन्य फार्मूले से भी बना सकते हैं। इसे हम जीरंड का रास्ता कहते हैं। जीरंड यानी वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग किया जाना। जैसे मुझे तैरना आता है, अब इस फार्मूले में हम जो ये हाउ टू का प्रयोग कर रहे थे प्लस मेन वर्ब का, ये इंफिनिटिव का पैटर्न कहलाता है। और अब इसमें हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, सब्जेक्ट V5 V1 प्लस V4 यानी ING फॉर्म का प्रयोग आप इंडेफिनिट के वाक्य में करने जा रहे हो, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इस नियम से चलेंगे तो आई नो स्विमिंग, आई नो स्विमिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम प्रयोग नहीं करेंगे। अगर ये रहता कि मुझे नदी में तैरना आता है, नदी में, तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते आई नो स्विमिंग इन द रिवर। तो आपने देखा इन 3 नियमों में हमने आपको जो रेगुलर नियम है उनसे जो डिफरेंट नियम प्रयोग हो रहे हैं थोड़े थोड़े उनको दिखाया। अब हम आपको ले चलते हैं एक बेहद ही यूनिक पैटर्न की तरफ, और इसे आप गौर से देखेंगे। ये जो चौथा रूल है स्पेशल, पायनियर स्पेशल रूल नंबर 4 क्या कहता है कि वह दिन भर टीवी देखता रहता है। इसे हम कॉकटेल सेंटेंस कहते हैं। अपने स्टूडेंट्स को कॉकटेल तो समझते ही होंगे, जब दो डिफरेंट अलग अलग प्रोडक्ट को एक साथ मिला दिया जाए और यूज किया जाए, दैट इज कॉल्ड कॉकटेल, इजंट इट? तो वह दिन भर टीवी देखता रहता है, इसमें क्या कॉकटेल है? गौर करेंगे। एक तो पहले देखिए कि ता है, ते है, ती है, ये दिख रहा है जो इंडेफिनिट को शो कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। बट ये क्रिया को जरा देखिए, थोड़ा सा गौर से एनालाइज करिए कि टीवी देखने की क्रिया पूरे के पूरे दिन निरंतर चलती रहती है, यानी इसमें रहता है, रहते हैं, यानी एक कंटिन्यूटी भी है, यानी इंडेफिनिटनेस भी है और कंटिन्यूटी भी है। तो एक ही वाक्य में इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस दोनों का कनेक्शन है, दोनों का प्रेजेंस है। ऐसे वाक्यों को हम कैसे लिखते, पढ़ते, बोलते हैं? तो आइए मैं इसके कई पैटर्न आपको सिखाता हूं। यहां से हमारा शुरू होता है स्पेशल रूल। तो गौर करेंगे, सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब डज डू। अब यहां थोड़ा सा आपको शॉकिंग लगेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव भी नहीं है, और इसमें हम डज डू लगा रहे हैं। जी हाँ,
इसमें हम डज डू का प्रयोग ही करते हैं और फिर नथिंग बट नाम का एक फ्रेज लाते हैं, कुछ और नहीं, नथिंग बट। देन कम्स मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इस नियम से अगर हम चले तो वह दिन भर टीवी देखता रहता है, तो सबसे पहले होगा ही के साथ हम डज और डू में से डज को चुनते हैं, ही डज। फिर अब यहां से ये फ्रेज डाउन करेंगे, ही डज नथिंग बट, देखता रहता है टीवी, वॉच टीवी दिन भर, होल डे। ही डज नथिंग बट वॉच टीवी होल डे। इज दैट क्लियर? उम्मीद है स्पष्ट हो गया होगा। इसी सवाल को हम दूसरे रूल से भी बना सकते हैं, ये पैटर्न आप जरूर देखिए, गौर करिए। सब्जेक्ट, इसके बाद चूंकि क्रिया कंटिन्यू रहती है तो कंटिन्यू को एज ए फाइनाइट वर्ब यहां पे प्रयोग करके और नियमानुसार इंडेफिनिट के, अगर ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो फिर हम इसमें यस जोड़ लेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर टू प्लस मेन वर्ब, यानी यहां पे भी हमने इंफिनिटिव का प्रयोग किया और ऑब्जेक्ट का प्रयोग। इस नियम से अगर हम बनाए ऊपर वाले सवाल को, पहले उदाहरण को, तो इसी सवाल को हम ऐसे कुछ कहेंगे कि ही कंटिन्यूज। अब यहां पे कंटिन्यूज टू और यहां के बाद अब आप यहां वॉच टीवी होल डे लिख लेंगे, ही कंटिन्यूज टू वॉच टीवी होल डे। इसी सवाल को आप चाहें तो तीसरे फार्मूले से भी सीख सकते हैं। अब ये तीसरा फार्मूला क्या है दोस्तों? ये कॉकटेल है। ये वास्तव में सबसे शानदार है। क्यों शानदार है? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और यहां अब हम प्रयोग कर रहे हैं फ्रेज का जिसका नाम है कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है किसी कार्य को करते रहना, जारी रखे रहना। दूसरी तरफ अब आप यहां पे देखेंगे, ये जो ऊपर रूल था यस या ईएस का, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रेडमार्क है यस या ईएस, तो इसमें भी हम कीप में यस यहां पे ऐड करेंगे। कब ऐड करेंगे? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। देन मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे और देन कम्स ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की आईएनजी। अब यहां पे आपको देखिए कॉकटेल क्यों मैंने बोला, तो आप यहां पे वर्ब की 5वें फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं और लगे हाथ वर्ब की 4थे फॉर्म का। एक इंडेफिनिट है और एक कॉन्टिन्यूअस का रिप्रेजेंटेट करता है, तो हुआ ना कॉकटेल। ये यूनिक सेंटेंस बनाते हैं। अब इस नियम से अगर हम ऊपर वाले सवाल को हल करें कि वह दिन भर टीवी देखता रहता है, तो अब होगा दोस्तों he keeps on watching TV whole day. Simply he keeps on watching TV। गौर करना है, यहां पे क्रिया जारी रहती है, ये दिखाया गया है। इसी सवाल को हम फार्मूला नंबर 4 से भी बना सकते हैं। गौर करेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, यहां पे गो ऑन का प्रयोग करते हैं और फिर मेन वर्ब की 4th फॉर्म और कम्स ऑब्जेक्ट इन द लास्ट। अब यहाँ पे जो गो ऑन का प्रयोग आपने किया, यहां ध्यान रखना है ये यस या ईएस वाला फार्मूला यहां लागू होगा और यदि कर्ता हमारा सिंगुलर है तो गो का गोज कर देंगे। जैसे इस वाक्य को देखें, वह दिन भर टीवी देखता रहता है, तो ही गोज ऑन वॉचिंग टीवी होल डे, यानी कीप्स ऑन वाले पैटर्न कोड के बदले आप गोज ऑन का भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा दोस्तों कि एक ही सवाल को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस कॉकटेल नेचर वाले सेंटेंस को हमने 4 तरीके से बताया। नाउ चॉइस इज योर्स। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहीं लिखते और बोलते समय कौन सा पैटर्न आप प्रयोग में लाते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहां से हमारा एडवांस ग्रामर शुरू हो जाता है ट्रांसलेशन का, और जिसके लिए पायनियर स्पेशल रूल जाने जाते हैं, कोई भी नियम यहां छोड़ा नहीं जाता है। ऐसे दर्जनों यूनिक रूल्स आपको सिर्फ मैं इंडेफिनिट का बताने वाला हूं, और प्रत्येक टेंस में इस प्रकार के अद्यतन रूल्स, जो लेटेस्ट रूल्स हैं या जो बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिनका प्रयोग हमें करना चाहिए या कहीं भी किया जाता है, यदि आप नहीं जानते हैं तो फिर वहां उलझ जाते हैं, आप वहां साइलेंट हो जाते हैं कि ये किस पैटर्न से बनते हैं।
तो गौर करेंगे। मेरी कोशिश रहती है कि प्रत्येक वीडियो में आपको इसी प्रकार से मैं एंटरटेन करूं, नॉलेज से एंटरटेन करूं और आपकी इंग्लिश को एनरिच किया जाए। दोस्तों, यहाँ इन 4 नियमों के बाद जो शेष रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, वो हम अगले वीडियो में आपको देते हैं। और तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिए। तथा साथ ही दोस्तों, यदि आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो तो अपने सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को अधिक से अधिक शेयर करिए। और ये आपका शेयर करना, ये लाइक करना मेरे मनोबल को बढ़ाता है। मैं पिछले 1 महीने से आपको रेगुलर वीडियोस दे रहा हूं और मैंने आपको कमिट किया हुआ है कि मैं आपकी अंग्रेजी को बेहतरीन बना के छोड़ूंगा। इसमें मेरा जो कुछ भी सहयोग आपको लेना हो आप ले सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। या स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहे हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके भी आप सीख सकते हैं। साथ ही मैं इसे अगले वीडियोस में इस प्रत्येक पेज पे आपको 100 वाक्यों का एक सेट भेजने वाला हूं आपके नंबर्स पे, और आप उन 100 वाक्यों को घर पे प्रैक्टिस करिए, अनुवाद करिए, बोल चाल में प्रयोग में लाइए। और इन केस अगर कोई भी वाक्य आपको अनुवाद करने में कहीं दिक्कत होती है तो मुझसे पूछते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ब्रजेश सर पायनियर की इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोग टाइम एंड टेंस चैप्टर के सबसे पहले भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने आपको ट्रेडिशनल रूल के अलावा 4 स्ट्रक्चरल या एडवांस रूल भी बताया था। इंडेफिनिट के सवालों को सॉल्व करने का 4 रूल बताया था। अब हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और कहां प्रयोग होता है इसकी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं 6वां रूल जो एडवांस रूल है वो क्या कहता है। दोस्तों, व्यवहारिक जीवन में ऐसे कई वाक्य हमें बोलने होते हैं जिसमें हम क्रिया पर जोर देते हैं, मतलब क्रिया को एम्फेसाइज करते हैं। और जैसे एम्फेसाइज करने के लिए हिंदी वाक्यों में हम तो शब्द का प्रयोग करते हैं, वैसे ही वे वाक्य अंग्रेजी के ट्रेडिशनल पैटर्न पर अनुवाद नहीं किए जाते। यानी ट्रेडिशनल रूल में डज डू नहीं होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, बट यहां पे हमें डज और डू को लाना पड़ता है। जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं, हम ट्रेडिशनल इंग्लिश में इंडेफिनिट के सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह जाता है, लेकिन इसी को अगर हम एम्फेसाइज करें तो वह जाता तो है, यानी वह जाता तो है, वह खाता तो है, आप अंग्रेजी पढ़ते तो हैं, मैं आपको पढ़ाता तो हूं। इस प्रकार के वाक्य आ जाएंगे। गीता गीत गाती है, ये नॉर्मल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जबकि गीता गीत गाती तो है। आप यहाँ पे देख रहे हैं गाती के बाद तो आके उस पर एम्फेसाइज किया जा रहा है। वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, ये नॉर्मल सेंटेंस हुआ, बट वे लोग अंग्रेजी बोलते तो हैं। इस प्रकार एम्फेसाइज करके अगर वाक्य है तो इनका अनुवाद करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब डज और डू। ये इसे एडवांस बनाता है क्योंकि ट्रेडिशनल रूल में डज डू का प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं किया, इसका प्रयोग हम निगेटिव में करते हैं। अगले वीडियोस में या इस वीडियो के ही क्लास में आप ये पाएंगे। दूसरा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस नियम से चले तो वह जाता तो है, ही डज गो। अब यहाँ पे ये आपको ध्यान रख लेना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज वर्ब का प्रयोग होता है, जबकि प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होता है। आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन हो तो डू का प्रयोग करते हैं। इस नियम से देखें दोस्तों तो गीता डज सिंग अ सॉन्ग, गीता गीत गाती तो है, वे लोग अंग्रेजी बोलते तो हैं, दे डू स्पीक इंग्लिश। यानी आपने देखा कि इन वाक्यों में डज और डू को ला देना है, बस इतनी सी ही कला है, इतनी सी ही बात का ध्यान रखना है। अगला रूल हम बढ़ते हैं, रूल नंबर 5, रूल नंबर 7, ये 7वां होगा एडवांस रूल में। 7वां नियम आपका क्या कहता है?
कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो और उसमें अब क्रिया को छोड़ कर्ता को एम्फेसाइज किया गया, किसी काम को करने वाला दबाव देके, डूअर जो है, एजेंट जो है सब्जेक्ट का, वो दबाव देके कोई बात करे। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं ही तो अंग्रेजी सिखाता हूं, मैं ही तो। फिर देखिए दूसरा वाक्य, आप ही तो उससे आप बात करते हैं उससे। ये एक्चुअली नॉर्मल सेंटेंस हुआ, लेकिन आप ही तो बात करते हैं, आप ही तो वहां जाते हैं, वे लोग ही तो ऐसा करते हैं, मोदी जी ही तो अपने बच्चों को बचाते हैं। ऐसे वाक्य अगर हो तो इन वाक्यों का अनुवाद करते समय एक फ्रेज छोटा सा हमें वाक्य के पहले, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है उसके पहले लिख लेना होता है, नन बट। ये नन बट यानी कोई और नहीं, इसके बाद आता है सब्जेक्ट हमारे वाक्य का, और फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। बस इतना ध्यान रखना है। जैसे हमने कहा कि मैं ही तो अंग्रेजी सिखाता हूं, तो अब इसका अनुवाद होगा दोस्तों, नन बट आई टीच इंग्लिश। नन बट आई टीच इंग्लिश, मैं ही तो अंग्रेजी सिखाता हूं। दूसरा वाक्य है, आप ही तो उससे बात करते हो, नन बट यू टॉक टू हर। नन बट यू टॉक टू हर, गीता ही तो गीत गाती है, नन बट गीता सिंग्स अ सॉन्ग। इस प्रकार दोस्तों आप आसान तरीके से अंग्रेजी को और अंग्रेजी के इन एम्फैटिक सेंटेंसेस का अनुवाद कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगले नियमों पर बात करते हैं। अगले नियम देखते हैं एडवांस रूल में। जो नेक्स्ट होता है वो होता है कुछ इस तरह का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है दोस्तों, जो अक्सर लोग आपके नॉलेज को गेस करने के लिए, जज करने के लिए आपसे पूछ देते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग उन वाक्यों में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं या फिर कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो आइए हम इस नियम को आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के सीखते हैं। रूल कहता है कि यदि किसी वाक्य में फ्यूचर का कोई एक्शन पहले से ही पास्ट में ही एकदम से फिक्स हो गया हो, ये होना है, हम उस वाक्य के अंतिम शब्द को नहीं देखते हैं, क्रिया को देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं कहूं कि प्रधानमंत्री आज शाम मेरे गांव आएंगे, मेरे गांव आएंगे। तो आप इस वाक्य से अगर आपको आइडेंटिफाई करने को कहा जाए तो क्या आप बताएंगे कि ये कौन सा टेंस है, मेरे गांव आएंगे? तो जनरली हम लोग जब भी पूछते हैं या सिखाते हैं तो ये बताया जाता है कि हिंदी वाक्यों के अंत में अगर है, हूं, हो है तो फिर वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य हुआ, था, थे, थी है तो पास्ट का हुआ, और गा, गे, गी है तो वो फ्यूचर का हुआ। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करिएगा कि आएंगे ये तो दिखा रहा है, ठीक है, गा, गे, गी। इसे देखते ही बहुत सारे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये वाक्य तो फ्यूचर टेंस का है, बट नो, हियर वी हैव टू पे बेटर अटेंशन। यहां थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है कि प्रधानमंत्री का आना कब हो रहा है, आज शाम। वो कल नहीं आ रहे, आज के डेट में आ रहे हैं, और आज वर्तमान काल का यानी कि प्रेजेंट टेंस का रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है, और इसलिए यह क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इसमें फिर गागेगी क्यों आया है, इजंट इट, और फिर गागेगी क्या है? तो मैंने आपको पहले ही इस चैप्टर के शुरुआत में कॉन्सेप्ट जो दिया, टाइम एंड टेंस। तो दोस्तों इस वाक्य में जो टेंस है ये प्रेजेंट का है, लेकिन ये जो टाइम है आज शाम ये फ्यूचर का है। यानी सपोज अभी 12 बजे, दिन के 12 बज रहे हैं, ठीक है, और शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री को आना है, तो अभी वो टाइम जो है 12 के बाद ही तो 5 आएगा। इस प्रकार ऐसे वाक्यों का अनुवाद जो स्टूडेंट्स क्लियर नहीं होते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट, वो जनरली फ्यूचर टेंस में बनाएंगे
कि द प्राइम मिनिस्टर विल कम टू माई विलेज इन द इवनिंग टुडे। ऐसे वो अनुवाद करते हैं, बट नहीं, इसको आपको ध्यान में रखना है। इन वाक्यों का अनुवाद हम ऐसे नहीं करते हैं। इन वाक्यों को हम कैसे लिखते पढ़ते हैं, तो गौर करेंगे, इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू माई विलेज। ध्यान रखिएगा, यहां विल कम का प्रयोग ना करके कम्स का प्रयोग करना है। बस इतनी सी बात। ये नियम भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अकॉर्डिंग चलते हैं। रूल नंबर 8 की बात करें, इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग से जुड़ा एक और कीमती रूल आपको बताते चले दोस्तों। तो 8वां रूल ये कहता है कि वे वाक्य जिनमें, वो भले ही भूतकाल में प्रयोग किए गए हों, भूतकाल की किसी क्रिया को वर्तमान में लाइव दिखाना हो, यानी सजीव या जीवंत प्रस्तुति करना हो। जैसे आप अक्सर टीवी में देखते हैं, बहुत सारे हमारे संत महात्मा उपदेश देते हैं, वो रामायण काल महाभारत काल की किसी घटना का वर्णन कर रहे होते हैं। लाखों की संख्या में श्रोता उनके वर्णन को सुनते हैं। गौर करेंगे, राम रावण के युद्ध का वर्णन हो रहा है और हमारे उपदेशक संत जो भी प्रीचर होते हैं वो कह रहे हैं, कथा सुनाते हुए क्या कह रहे हैं कि और इस प्रकार भगवान राम रावण का अंत करते हैं। तो आपको भी पता है यह घटना 10,000 वर्ष से भी ऊपर की है। गौर करेंगे, लेकिन जब हमारे यहाँ इसकी प्रस्तुति होती है तो कहा जाता है कि और इस प्रकार भगवान राम रावण का वध करते हैं। रावण का वध करते हैं यानी कि ऐसा लगता है जीवंत प्रस्तुति हो रही है। श्रोता इसको ऐसे समझते हैं जैसे उनके सामने पूरी घटना उनके मानस पटल पे चल रही होती है, और वो अपने आप को वर्तमान में उस घटना के साथ जोड़ के पाते हैं। उन्हें लगता है कि ये हो रहा है। तो वहां पर ऐसी अतीत की किसी भी घटना को जीवंत बना के प्रस्तुत करना हो, जैसे हमें कहना हो कि बाबर नदी पार करता है और इब्राहिम लोदी से उसका भयंकर युद्ध होता है दिल्ली में। गौर करेंगे, दिल्ली की सल्तनत के लिए। तो बाबर नदी पार करता है। अब बाबर ने ये 500 साल पहले किया, तो इसका अनुवाद पास्ट में नहीं करते। इंपैक्ट जीवंत बनाने के लिए हम इसे प्रेजेंट में प्रस्तुत किया करते हैं। जैसे हमने कहा कि और इस तरह भगवान राम रावण का वध करते हैं। गौर करेंगे, और इस तरह, इसके लिए आप एक शब्द का प्रयोग करेंगे 10 माने इस तरह होता है, या फिर आप इसके लिए एंड इन दिस वे इस प्रकार लॉर्ड रमा, भगवान राम को इंग्लिश में लॉर्ड रमा किल्स रावण। ध्यान रखेंगे, किल्स रावण। अब यहां पे किल्ड का प्रयोग नहीं हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इन कंडीशंस में प्रयोग होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और एक साथ ये जो मैंने हेडिंग आपको दिया था वीडियो में, 12 तरह से इंडेफिनिट के सवालों को या 12 जगह पे इंडेफिनिट के रूल फॉलो होते हैं, उनको इसीलिए दिया था कि आप सभी उन 12 नियमों को सीख सकें। तो दोस्तों इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। आगे भी बहुत सारी चीजें अभी हैं देखने को। रूल नंबर 9 हमें क्या बताते हैं कि इंडेफिनिट का एक और प्रयोग होता है। अगर किसी वाक्य में हमें किसी की हैबिट को दिखाना है, यानी किसी की आदत को दिखाना है अथवा किसी के नेचर को दिखाना है, तो हम इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और तब उसमें इंडेफिनिट के ट्रेडिशनल पैटर्न का प्रयोग होता है, यानी सब्जेक्ट V1 V5 और ऑब्जेक्ट वाला रूल, जिसे हम यस या ईएस बताए थे पहले वीडियो में।
तो गौर करेंगे, जैसे मैं कहूं कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये उनके नेचर में है। बिल्ली दूध पीती है, उसकी हैबिट है दूध पीना। गौर करेंगे, तो इन दोनों में नेचर और हैबिट जहां पे दिखाना हो, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक प्रयोग करते हैं। जैसे हमको कहना हो इस बात को, तो डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, हमें ऐसे कहना पड़ेगा। गॉट इट। फिर द कैट या कैट लिक्ड मिल्क, लिक मतलब पीना या चाटना जीवा से, चूंकि कोई भी जीव जंतु वो डायरेक्ट हमारे आपकी तरह पानी को ड्रिंक नहीं करते, पीते नहीं है, तो वो जीवा से उठा के पीते हैं, चाट के पीते हैं, इसलिए लीक क्रिया का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। कैट लीक्स मिल्क, दूध पीती है। 10वां रूल दोस्तों कहता है इसी इंडेफिनिट टेंस का कि अगर किसी वाक्य में किसी यूनिवर्सल फैक्ट को दिखाना होता है, यूनिवर्सल फैक्ट यानी सदा सच रहने वाली बातें, तो हम इंडेफिनिट टेंस के नियमों का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें कि सूर्य पूरब में उगता है, यह एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसमें कभी आप बदलाव नहीं देखे होंगे न देखेंगे। चांद रात को दिखाई देता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है या चारों ओर घूमती है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय फिर हम ट्रेडिशनल रूल का फॉलो करते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इस वाक्य में देखा आपने दोस्तों, नेचुरल यानी यूनिवर्सल एक फैक्ट दिया हुआ है, तो इसको हम सब्जेक्ट V5 V1 प्लस ऑब्जेक्ट वाले पैटर्न पे बनाएंगे। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अराउंड द सन, इस प्रकार इनका अनुवाद करेंगे। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, तो यहां पे हम फिर सूर्य पूरब में उगता है के लिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट का प्रयोग करेंगे। चांद रात को दिखता है, तो द मून अपीयर्स एट नाइट, द मून अपीयर्स एट नाइट। तो इस प्रकार देखा दोस्तों कि इंडेफिनिट टेंस के कई तरह से प्रयोग होते हैं, और ये अभी सिर्फ अफर्मेटिव है। इसके बाद हमको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पैटर्न देखना होता है। नेगेटिव सेंटेंस में इंडेफिनिट के हमें एक हेल्पिंग वर्ब मिलती है, जो अभी पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था, और उस हेल्पिंग वर्ब को हम डज या डू कहते हैं। बहुत ही आसान है, मैं उसे इसी में समराइज कर रहा हूं, ताकि जो दूसरा वीडियो होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे होगा। प्रत्येक पार्ट पे एक वीडियो, आपको शॉर्ट वीडियो, ताकि एक दिन एक क्लास में आप इजी गोइंग में सीख सकें। आइए इसके नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव का रूल क्या कहता है? जैसे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। यहां हेल्पिंग वर्ब आपको दो मिलती हैं, डज और डू, देन कम्स नॉट एंड देन मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे नेगेटिव में मेन वर्ब का मूल रूप ही प्रयोग करना है, यस या यस वाली बात खत्म हो जाती है। डज डू की बात कर रहे हैं, सहायक क्रिया है, एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा, कुछ एग्जांपल लेते हैं कि वह शहर में नहीं रहता है, आप गीत नहीं गाते हैं। ऐसे वाक्य हो दोस्तों, तो जिसके अंत में ता है, ती है और फिर बीच में नहीं भी आए, तो रूल के अकॉर्डिंग वह शहर में नहीं रहता है, सिंगुलर है, तो वह की अंग्रेजी ही लिखेंगे। एक वचन के साथ ही डज नॉट को डाउन करेंगे, डज नॉट। रहना, रहना की अंग्रेजी लीव इन द सिटी, he doesn't live in the city। आप गीत नहीं गाते हैं, तो you प्लूरल होता है, इसलिए यहां डू का प्रयोग करेंगे। नॉट और गाना की अंग्रेजी सिंग अ सॉन्ग। बहुत ही आसान है,
उम्मीद है कि ये क्लियर हो जा रहा है आपको। एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। देन कम्स नॉट। इसके बाद होता है दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो तीसरा पैटर्न होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या से शुरू होते हैं, जैसे हम किसी वाक्य को ले लें कि क्या वह शहर में रहता है, क्या वह शहर में रहता है। और दूसरा कि वह शहर में क्यों रहता है, वह शहर में क्यों रहता है। तो इन दोनों वाक्यों में देखिए दोस्तों, एक की शुरुआत क्या से हुई है और दूसरे में WH वर्ड, यानी कि कब, कहां, क्या, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, कितने, जो WH या क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको बीच में रखा गया है। अनुवाद का पैटर्न है कि जो शुरू में है उनके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी क्या कि अपनी अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, यदि इसके बाद कोई कर्ता आया है, वह आया है, तो उसके लिए सहायक क्रियाओं को डज और डू को क्रमशः पहले लिख लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं दोस्तों, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस नियम से चलेंगे। क्या वह शहर में रहता है तो डज ही लीव इन द सिटी, डज ही लीव इन द सिटी। वह शहर में क्यों रहता है तो यहां पे इस वाक्य में देखेंगे व्हाई डज ही लीव इन द सिटी, व्हाई डज ही लीव इन द सिटी। इसमें यदि वाक्य के बीच में कोई WH वर्ड आया है तो इस पैटर्न के पहले उस WH वर्ड को लिख लिया जाता है दोस्तों। बेहद आसान कॉन्सेप्ट है। इसके साथ चौथे नंबर पे आते हैं तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी वे वाक्य जिसमें प्रश्न सूचक शब्द भी होगा, नकारात्मक शब्द भी होगा। हम इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या वह शहर में नहीं रहता है, वह शहर में क्यों नहीं रहता है, यानी सिर्फ नहीं बढ़ा दिया जाए तो इंट्रोगेटिव से वाक्य निगेटिव में बदल जाता है। अब इसके लिए नहीं की अंग्रेजी हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। बस आपको अतिरिक्त कुछ नहीं करना पड़ रहा है, उस नहीं का लोकेशन ध्यान रख लेना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग। इस नियम से चलेंगे तो डज ही नॉट लिव इन द सिटी, डज ही नॉट लिव इन द सिटी, और दूसरा है व्हाई डज ही नॉट लिव इन द सिटी। तो इस प्रकार आपने देखा दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे इंपॉर्टेंट में से एक होता है। इसे दर्जनों प्रकार से व्यक्त किया जाता है बोलचाल में, और इसलिए मैंने आपको थोड़ा समय अतिरिक्त तो लिया, लेकिन इन दर्जनों पैटर्न्स को बताया और इनके अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट और ट्रेडिशनल तथा एडवांस दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, उन्हें शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराने पर जोर दें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपके सीखने के क्रम में कोई बाधा ना आए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि आप लोग तेजी से अंग्रेजी सीख रहे होंगे हमारे वीडियोस के थ्रू नियमित। दोस्तों, आज मैं अंग्रेजी का एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं जो व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाता है। इसमें हम सीखेंगे इस वीडियो में कि हम अपना परिचय कैसे दें। लेकिन इससे पहले हम आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे कि आज से 2 साल पहले जब हमने वीडियोस बनाना शुरू करने का हमें ख्याल आया तो सबसे पहला वीडियो भी हमने इंट्रोडक्शन का बनाया था, और जो पड़ा हुआ है, हालांकि उस समय लाइट, साउंड आदि की प्रोफेशनल व्यवस्था नहीं थी, इसलिए बहुत ही रॉ वीडियो हम उसे मानते हैं, बट कॉन्सेप्ट और कंटेंट बेहद ही उम्दा था जिसे हजारों दोस्तों ने देखा है, सीखा है। आज मैं उस वीडियो को फिर अपग्रेड कर रहा हूं और आइए तो हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं दोस्तों कि अंग्रेजी में अपना परिचय कैसे दें। मैंने आपको बताया दोस्तों कि परिचय देना एक कला है,
जनरली जो लोग नहीं जानते हैं, अनट्रेंड होते हैं, वो कुछ का कुछ कह बैठते हैं, जबकि आपको कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। इसे हम इंट्रोडक्शन थियरी करके ट्रेनिंग देते हैं अपने सेंटर पे। इंट्रोडक्शन 3 प्रकार से प्रेजेंट होता है दोस्तों। पहला पर्सनल इंट्रो। पर्सनल इंट्रो में हम आपके व्यक्तिगत परिचय की बात करते हैं या देते हैं अथवा किसी का लेते हैं। दूसरा फैमिली इंट्रो, शादी विवाह के समय पारिवारिक परिचय। आजकल आधुनिक दौर में पारिवारिक परिचय लेने देने की क्रिया चल पड़ी है। इसमें लड़के अथवा लड़की से खुद दूसरा पक्ष कहता है अपने परिवार के बारे में जरा बताइए, तो उस समय आप कैसे बताएंगे। सपोज आप बाहर में जॉब करते हैं, वहां कोई आपको पसंद आता है, आप दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, अपने पेरेंट्स को इंगेज करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। दूसरी का पेरेंट दूसरे के आते हैं या गार्डियन आते हैं और वो आप ही से पूछना चाहते हैं कि गिव मी योर फैमिली इंट्रो। तब आपको वहां पे क्या और कितना देना है, वहां अभी पर्सनल इंट्रो नहीं मांगा जा रहा है। तीसरी जरूरत होती है दोस्तों प्रोफेशनल इंट्रो, यानी कि व्यावसायिक परिचय। व्यावसायिक परिचय की जरूरत कब पड़ती है? जब आप पढ़ाई पूरी करके जॉब के लिए किसी फॉर्म, किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री में पहुंचते हैं वैकेंसी के लिए, और तब वो आपके पर्सनल से उनको कोई मतलब नहीं होता है, तब आपके फैमिली से उनको कोई मतलब नहीं होता है। वहां आपको प्रोफेशनल इंट्रो और प्रोफेशनल तरीके से देना पड़ता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है और अटमोस्ट सभी लोगों की जिंदगी में ऐसा दौर आता है जो अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो वहां इसे फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों हम इसी टॉपिक को लेके आज आपके सामने आए हैं। आइए देखते हैं कि इसे हम कुछ छोटे छोटे स्टेप में सरल बनाने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला स्टेप है दोस्तों नेम। सबसे पहले आप व्यवहारिक जीवन में कहीं बैठे, प्लेटफॉर्म पर बैठे, रेलवे में यात्रा कर रहे, ट्रेन या प्लेन में, बस में, कहीं भी, तो सामने वाले से अपना परिचय देते समय आप दिस इज का प्रयोग करेंगे या फिर आई एम का भी प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज, अब यहाँ पे जो भी आपका नाम है XYZ वो आप बोलेंगे दिस इज XYZ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्रिजेश या दिस इज ब्रिजेश सिंह। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, सेकेंड स्टेप होता है दोस्तों नेम बताने के बाद आप अपनी एज बताते हैं। और एज बताने का जो ट्रेडिशनल तरीका रहा है कि आई एम 24 ईयर्स ओल्ड नहीं कहेंगे, ये ओल्ड पैटर्न हो गया है। मॉडर्न पैटर्न के अकॉर्डिंग सिंपली आपका जो भी एज है, I'm 16, I'm 18, I'm 20, I'm 22, whatever, जो भी आपकी उम्र है, डायरेक्ट यहाँ पे ईयर्स ओल्ड नहीं बोलना है। नेम और एज बताने के बाद आप तीसरा स्टेप आजमाइए, एड्रेस बताना होता है। तीसरे स्टेप पे आपको सिर्फ एड्रेस बताना है और एड्रेस में आप कैसे क्या बताते हैं, तो वो जो ट्रेडिशनल तरीका था आई लिव इन गोरखपुर, नो ऐसे नहीं चलना है। आई बिलोंग टू, ये इंडिया में काफी पॉपुलर है, आई बिलोंग टू, ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है बिलोंग टू। जबकि हॉलीवुड की मूवीज में या अमेरिकन लोग जो पसंद करते हैं वो आई कम फ्रॉम या आई हैव फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अगर आप बिलोंग क्रिया का प्रयोग करते हो तो प्रीपोजिशन टू इसके बाद आता है, ध्यान रखिएगा। और अगर कम अथवा हेल का प्रयोग करते हैं तो फ्रॉम का प्रयोग करना होता है, इसे गौर करिएगा। अब आप यहाँ पे अपना एड्रेस देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताना है कि आई बिलोंग टू भटनी देवरिया, जो छोटी जगह है उसके बाद बड़ी जगह को रखते हैं। आई बिलोंग टू भटनी देवरिया। मैं बाहर में कहीं हूं, मैं दिल्ली में हूं, तो वहां पे मैं कहूंगा आई बिलोंग टू यूपी इंडिया, सॉरी आई बिलोंग टू देवरिया यूपी। और मैं अब्रॉड में हूं तो मैं बताऊंगा कि आई बिलोंग टू यूपी इंडिया। इस प्रकार आप छोटी जगह को पहले और बड़ी जगह को बाद में रखते हैं। देन कम टू द पॉइंट, चौथे नंबर पे आप अपनी एजुकेशन बताते हैं। एजुकेशन बताने का तरीका दोस्तों, या तो आप पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर पढ़ाई पूरी हो गई होती है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यू है, तो आप बताएंगे आई एम परसुइंग। ध्यान रखें, ज्यादातर आप में से लोग आई एम रीडिंग इन क्लास दिस दैट करते रहते हैं, नहीं, आई एम परसुइंग, मैं पढ़ रहा हूं BSc 1, BSc 2, BA 3, या आई एम परसुइंग इंटरमीडिएट, आई एम परसुइंग 8th, आई एम परसुइंग 10th, ऐसे आप व्यक्त करेंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों, यदि आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, यदि आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है और तब आप अपना परिचय दे रहे हैं,
और पूरी होने में भी अगर आपने यूजी करके यानी कि ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया तो आप यूजी बोलेंगे, और यदि आपने पीजी किया है और तब पढ़ाई को ब्रेक किया है तो आप बताएंगे आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा, कहां से किया? तो इन इंग्लिश, इन मैथ्स, फ्रॉम DDU, फ्रॉम DU, फ्रॉम JNU, जिस भी यूनिवर्सिटी से किया, जिस भी कॉलेज से किया, उसके इसमें ऐड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एजुकेशन के बाद आता है क्वालिफिकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, सर ये एजुकेशन क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है। ये जो ट्रेडिशनल आप पढ़ रहे हैं एजुकेशन, क्लास बाय क्लास, नॉच बाय नॉच, हर बार आप कदम दर कदम हर साल आगे बढ़ रहे हैं, तो वो एजुकेशन की कैटेगरी। क्वालिफिकेशन पर्टिकुलर कोई स्किल क्या डेवलप किया आपने जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से अलग है, अलग से क्या किया आपने। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कंप्यूटर में डिप्लोमा लिया, किसी गेम में, किसी स्पोर्ट में कुछ एक्स्ट्रा किया, किसी लैंग्वेज की ट्रेनिंग लिया अलग से, तो उससे आपकी क्वालिफिकेशन कही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने CCC का कोर्स किया है तो हम बोलेंगे आई हैव डन CCC, आई हैव डन CCC फ्रॉम डोएक सोसाइटी, फ्रॉम नीट, NIT, जहां से भी आपने किया वो बताएंगे। सपोज दैट कि आज आप स्पीकिंग कोर्स कर रहे हो, ये भी आपके क्वालिफिकेशन में काउंट होगा। इसी बात को आपको कहना है तो आप कहोगे कि आई एम परसुइंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्रॉम पायनियर इंग्लिश क्लासेस, साकेत नगर, देवरिया, लाइक दिस। या फिर इस प्रकार जो भी आपको अलग से कोई भी कोर्स किया है आपने तो उसको मेंशन करोगे। देन कम्स देयर एम। एम मतलब एम अथवा गोल। आपका गोल क्या है? ये जो भी कवायद आप कर रहे हैं नर्सरी से लेकर और अभी तक इस वीडियो को देखने तक आ गए, तो इसके पीछे एक एम होता है। हम किसी खास उद्देश्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। एम ये है कि हम आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनने के लिए कई रूप होते हैं, उसमें होते हैं हम कोई जॉब लें। हमारा एम है बिजनेस करना, हमारा एम डॉक्टर बनना हो सकता है, इंजीनियर बनना हो सकता है, मैनेजर बनना, टीचर बनना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि मैं टीचर बनना चाहता हूं, इस बात को कहना है तो हम इसको कहने का जो ट्रेडिशनल तरीका है, आई वॉन्ट टू बी ए टीचर। गौर करिएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ, आई वॉन्ट टू बी ए टीचर। इसी चीज को मॉडर्न इंग्लिश में कहा जा रहा है दोस्तों, आई वांना बी। ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है wanna be, ये want to के लिए प्रयोग होता है। तो I wanna be a teacher, I wanna be a singer, I wanna be a musician, I wanna be a doctor। इस प्रकार आप जो बनना चाहते हो आप इसके साथ यहाँ पे जो डॉट मैंने छोड़ा है इसमें आप ऐड कर लेंगे। यहाँ आपको मैं एक चीज बीच में ब्रेक करके बता दूं कि इसी साल मेरी पहली किताब, जो बेहतरीन किताब एक मैंने कंपोज किया है, वो है इंग्लिश को मतलब इजी स्टेप्स में कैसे सीखें। नाम हमने दिया है इजी स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश। ये पायनियर्स इजी स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश नाम से है। उस किताब में भी मैंने इंट्रोडक्शन के आर्ट को दिया है और उसमें हमने उसका प्रोफार्मा दिया है। सिर्फ आपको घर बैठे जो लोग उस किताब को खरीद सके हैं या जो लोग भी खरीद सकते हैं वो उसे जरूर एक बार पढ़ें। इसमें मैंने अपने 20 वर्षों का अनुभव सजोया है और ये बहुत ही हाईटेक या मतलब बहुत ही जबरदस्त किताब बन पड़ी है, जिसे हमने म्यूजिकल एंड मैजिकल बुक का नाम दिया है। अब म्यूजिकल क्या है और मैजिकल क्या है, इसे जानने के लिए आप उस किताब को पढ़ सकते हैं, मंगा सकते हैं। किताब Amazon पे भी उपलब्ध है, अन्य फ्लिपकार्ट और शॉपी पे भी उपलब्ध है। आपको लिंक मिल जाएगा इसमें और इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्ट्रॉन्ग जोन, हर एक बंदा कई विषय पढ़ता है लेकिन किसी एक विषय में वो मजबूत होता है या उसकी रुचि ज्यादा होती है, इसी को हम स्ट्रॉन्ग जोन कहते हैं। इंट्रोडक्शन देते समय स्टेप बाय स्टेप इन इजी स्टेप हमें प्रस्तुत करना है। तो इस स्ट्रॉन्ग जोन में फॉर एग्जांपल मैंने कई विषय पढ़ा बट अंग्रेजी में मेरी रुचि बहुत आती है। हो सकता है आपकी मैथ्स में बहुत रुचि हो, किसी की साइंस में बहुत रुचि हो। तो इस बात को कहना है तो हम कहेंगे कि इंग्लिश हैज बीन माय फेवरेट सब्जेक्ट या आई हैव बीन लाइकिंग इंग्लिश वेरी मच। मैं अंग्रेजी के प्रति बहुत दीवानगी रखा हूं, पाता हूं। जब भी पढ़ने का मन करता है, तमाम किताबें हैं कबर्ड में, बट हम अंग्रेजी को की बुक्स को उठाते हैं, हाथ लगाते हैं। तो ये होते हैं आपका स्ट्रॉन्ग जोन। हमारा अंग्रेजी, किसी का बायोलॉजी हो सकता है,
किसी का आर्ट हो सकता है, तो वो आपको बता देना है। देन कम्स दोस्तों आइडियल। हम सभी क्या, अगर वास्तव में आप सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं और आपको किसी लक्ष्य तक जाना है, तो दो चीजें ध्यान रखिएगा। आपके जीवन में किसी एक गुरु का होना और एक इष्ट का होना जरूरी होता है, ऐसा मानना, मेरा मानना है व्यक्तिगत। तो इसमें इष्ट में हम अपने आइडियल को भी रख लेते हैं, यानी कि सपोज मैं टीचर हूं और मेरे आइडियल SR राधाकृष्णन साहब हैं या फिर विवेकानंद जी हैं, तो मैं उनसे प्रभावित हूं, इसलिए मेरे दिमाग में, मेरे जहन में उनकी एक जो इमेज है, मैं उसको जाने अनजाने परसू कर रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं। तो इसी चीज को आपका भी कोई आइडिया होना चाहिए जिसकी तरह अपनी जिंदगी को बनाना है। ये लक्ष्य लेके जब आप चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी उस तरह हो जाएंगे। आइए देखते हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर APJ कलाम इज माई आइडियल पर्सनैलिटी। आई एम टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम, बाय हिज फिलॉसफी ऑफ लाइफ। जो उनका जीवन दर्शन रहा, जिस तरह की जिंदगी जिया उन्होंने, जिस तरह की स्ट्रगलिंग लाइफ उन्होंने जी, और जितना उदार थे वो हम छात्रों के प्रति, वो सब मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तो मैंने इसको बनाया कि इज माय आइडियल पर्सन। यहाँ पे आपका कोई और भी हो सकता है, तो आप उनको देंगे, मेंशन करेंगे। देन कम्स दोस्तों 9, स्टेप नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ पे हमें हॉबी बतानी होती है। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई हॉबी होता है। हॉबी समझते हैं? हॉबी मतलब शौक। शौक किसे कहते हैं? आप में से कोई बताएगा? फुर्सत के लम्हों में दिल जिसे बार बार करने को चाहे, वो काम शौक में बदल जाता है। जैसे यदि आप रेगुलर स्टडीज करते हैं और सैटरडे, मंडे टू सैटरडे रेगुलर स्कूल जाते हैं, संडे को आपको हॉलीडे मिलता है, फुर्सत का थोड़ा लम्हा मिला। इस फुर्सत के लम्हे को आप कैसे एंजॉय करते हैं? तो किसी का शौक है कुकिंग, किसी का हो सकता है स्विमिंग, किसी का डांसिंग, किसी का सिंगिंग, किसी का हमिंग, कोई भी हो सकता है। तो वो चीज, किसी का वॉचिंग टीवी, वॉचिंग मूवीज, चलो भाई किसी का नेट सर्फिंग है, आज हम वही करते हैं। तो जो भी आपका हॉबी, जो भी बार बार करने का मन करे, वही हॉबी होती है। फॉर एग्जाम्पल, और इसको प्रेजेंट करने का तरीका देखिए, खूबसूरत सा फ्रेज है, आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक। मुझे गीत संगीत सुनने का बहुत शौक है। तो आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, ऐसे आप बोलेंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, मुझे टीवी देखने का शौक है। तो इस प्रकार से आप व्यक्त करते हैं। अगला स्टेप होता है दोस्तों लाइकिंग्स। लाइकिंग्स के अंतर्गत यानी कि पसंद, कौन कौन सी चीजें आपकी फेवरेट है, पसंद है। अब पसंद की कई कैटेगरी हो सकती है, दर्जनों कैटेगरी होती है। मैं 2-4 को यहां मेंशन कर रहा हूं। सबसे पहले आपको भोजन किस प्रकार का पसंद है, फूड, इस बात को व्यक्त करना है। फूड कैसा पसंद है? तो किसी को नॉर्थ इंडियन, किसी को साउथ इंडियन, किसी को वेज, किसी को नॉन वेज, किसी को सी फूड या कॉन्टिनेंटल पसंद आ सकता है। तो एज पर योर लाइकिंग यू आर गोना मेंशन इट। आप यहां पे इसको मेंशन करते हैं। सिंपली लाइक रोटी चपाती या दाल सब्जी, जो भी है, दूध रोटी नॉर्थ इंडियंस का, या आप इडली डोसा उपमा सांभर जो भी मतलब पसंद करते हो, तो उसको मेंशन करेंगे। Then comes your dress. Which type of dress do you like most? Do you like Indian traditional dress like dhoti kurta, kurta pajama, shari, isn't it? लुंगी बनियान, क्या पसंद है आपको? या फिर आपको वेस्टर्न कपड़े पसंद है? टी शर्ट जीन्स, टी शर्ट स्कर्ट, टी शर्ट स्कर्ट टॉप, गाउन्स, या फिर जो कुछ भी आपको पसंद हो उसको मेंशन करते हैं। यदि आपको दोनों ही कल्चर पसंद आता है तो इसे हम फ्यूजन या इंडो वेस्टर्न कहते हैं। यानी कि आपने पैंट जींस का पहना, ऊपर कुर्ती आप पहन रही हो, गर्ल्स के लिए बात करें, तो फिर वो वेस्टर्न और इंडियन दोनों ही कल्चर का कॉकटेल हो गया। तो इस प्रकार के वाक्यों को, इस प्रकार की जो आपकी लाइकिंग है, इसको आप ड्रेस में बताएंगे, कैसा ड्रेस आपको पसंद है। दोस्तों कल्चर, आपको कल्चर कैसा पसंद है? कल्चर मतलब डू यू लाइक इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर। अब इंडियन कल्चर में, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग सारी चीजें, झूठ बोलना पाप होता है,
चोरी करना पाप होता है, बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बात करना अच्छा नहीं होता है, माता पिता की सेवा करना अच्छी चीज होती है। ऐसे तमाम, सुबह जल्दी जगना, रात को जल्दी सोना, ये हमारी कल्चर में आता है। ऐसे दर्जनों हमारी सोसाइटी में रूल बने हुए हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। यदि आपको ये सब पसंद आता है तो आपको बड़ों का आदर करना, गुरु का सम्मान करना, ये सब अगर आपको पसंद है तो आप इंडियन कल्चर वाले हो। और फिर अगर ये सब नहीं पसंद है, एक लाइन में बस ये, तो आपको वेस्टर्न कल्चर पसंद है, जहां पे हम लोग कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वहां वो कहते हैं लेट टू बेड एंड लेट टू राइज। वो 2 बजे रात को सोते हैं, 10 बजे दिन में जगते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, अगर न जगाया जाए तो आप कुंभकर्णी नींद में सोए रहते हैं। तो गौर करेंगे दोस्तों, इस प्रकार की चीजों को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, विच कल्चर डू यू लाइक मोस्ट, इजंट इट। तो देन कम्स, आप छोटी छोटी चीजों को, विच इज योर फेवरेट सिटी, आपका पसंदीदा शहर कौन सा है, हु इज योर फेवरेट लीडर, हु इज योर फेवरेट टीचर, हु इज योर डियरेस्ट फ्रेंड, हु मीन्स जो चीजें भी आपको लाइक करते हैं, विच इज योर फेवरेट कलर, तो आप इस कैटेगरी में आप उनका मेंशन करते हैं। देन कम्स स्टेप नंबर 11 में, यानी कि डिसलाइकिंग्स, यानी नापसंद। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं पसंद आती हैं? क्या आपको पता है आपको कि आप क्या नहीं पसंद आता है? आप में से बहुत सारे लोग सोचने लग गए होंगे हमें क्या नहीं पसंद है। लीजिए मैं बताता हूं। क्या आपको सिगरेट पीना पसंद है? क्या आपको झूठ बोलना पसंद है? क्या आपको चोरी करना पसंद है? क्या आपको शराब पीना पसंद है? क्या आपको फालतू में रात रात भर घूमना पसंद है? नहीं ना? यही तो मैं कह रहा था, आपसे पूछ रहा था, आप नहीं बता रहे थे। यानी कि ये सारी चीजें आप डिसलाइक करते हो। इसी चीज को आप कह सकते हो, आई डोंट लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टेलिंग अ लाई, आई डोंट लाइक वेस्टिंग माय टाइम, आई डोंट लाइक वॉन्डरिंग एमलेसली टू एंड फ्रो, यहां वहां बेवजह घूमना मुझे पसंद नहीं। आई डोंट लाइक द गाइज हु पास कमेंट ओवर द गर्ल्स, जो लड़कियों पे कमेंट करते हैं, I don't like them. I don't like the boys who do not respect their elders and parents. मैं उन्हें पसंद नहीं करता या नहीं करती। ये सारी बातें, what are the things, मतलब जो कुछ भी है। I don't like eating गुटखा पाउच, I don't like abusing anybody, I don't like killing animals, means whatever, जो कुछ भी आपको नहीं पसंद है दोस्तों, वो आप इस प्रकार इसमें मेंशन करते हो। एंड देन कम्स फाइनली, एंड करते हैं इस इंट्रोडक्शन का कंक्लूड करने के लिए आप कहेंगे दिस इज ऑल अबाउट माय पर्सनल इंट्रो, या इट्स ऑल माय पर्सनल इंट्रो। ये मेरा व्यक्तिगत परिचय हुआ। इसमें आपने अपनी फैमिली का कुछ नहीं बताया, माता पिता का नाम भी नहीं बताया। गौर करेंगे, यहां तक आपने केवल पर्सनल, अपनी बात, अपने शरीर से जुड़े, पर्सनैलिटी से जुड़ी चीजों का ध्यान रखा। और फिर आपकी लाइकिंग्स, आपकी डिसलाइकिंग्स, आपका एजुकेशन, आपका क्वालिफिकेशन, ये सिर्फ अपने शरीर से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को आप कन्वे करते हैं। ये पर्सनल इंट्रो होता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर हम अगले वीडियोस में फैमिली इंट्रो के साथ और प्रोफेशनल इंट्रो, ताकि आपको किसी जॉब के लिए कभी अपने को प्रिपेयर करना हो, कहीं फेस करना हो, तो कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ये कंटेंट आपको कैसा लगा, ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा, जरूर बताएंगे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को हिट कर दें। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो हमारे नंबर पे जो स्क्रॉल कर रहा है स्क्रीन पे, उस पे आप हमें मैसेज करके भी जान सकते हैं। इसके साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।